गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की रिवीजन क्लास है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि इसको तो सुबह से शाम तक जितनी बार रिवाइज करो कम है, क्योंकि कंसेप्ट तो है, नो डाउट कंसेप्ट इज देयर, आई एग्री, बट देन देर इज अ लॉट ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो विच यू हैव टू लर्न, बिकॉज वो लैंग्वेज याद किए बिना बोल नहीं पाओगे एग्जाम में, मतलब निकलेगा नहीं कुछ, समझ के हाँ लिखते हो कुछ निकलेगा नहीं तुमसे, तो लैंग्वेज तो याद करना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिविजन। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बहुत स्लो करके एकदम धीरे धीरे प्रेम से समझाया था। ऑब्वियसली रिविजन क्लास है तो मैं इतना धीरे धीरे समझाऊंगा तो नहीं, फटाफट बताऊंगा, पर क्लास में बहुत धीरे धीरे समझाया था। मैंने विशेष तौर पे अदर लॉस का बड़ा ख्याल रखा था। मैंने बोला भी था कि अदर लॉस में देखो 3 चैप्टर है, स्टूडेंट्स को यही 3 चैप्टर भारी लगेंगे, पर यार यही तो स्कोरिंग है यार, 3 चैप्टर में 30 मार्क तो गारंटी आना ही आना है, इसको तो एकदम मतलब पूरा प्रेम से याद करना पड़ेगा। तो इसको बहुत इज्जत देके प्लीज़ याद करना, ठीक है। ये नहीं कि सर लंबा है, हार्ड है, नहीं हो रहा है, ये सब नहीं, करोगे होगा, करोगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं कि असंभव है। हम लोग सोचते हैं, हमको भी बहुत चीज़ें हार्ड लगती है, मतलब यार ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। वो आदमी जब करना चालू कर देते ना तो स्टेप बाय स्टेप ही पता चलता है। वो जो कहावत है ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, वो एकदम सच है कि वो 1000 मील एक बार में इतना दूर लगता है कि लगता है इम्पॉसिबल अचीव करना, वो करते 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 हो जाता है। तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करना और लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना। मैंने पढ़ाते वक्त समझाते वक्त भी लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखा था, मैं उसी लैंग्वेज में बोला था, और आज भी मैं अब तो रिवाइज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसी लैंग्वेज में रिवाइज कराऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ मेरी थ्योरी सब्जेक्ट्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा वही दिमाग में चलता है, 2 बातें। नंबर 1 कि बुक में जो भी लिखा है, जो लैंग्वेज है और मेरी बोलने की लैंग्वेज मैच करे, ताकि स्टूडेंट को घर में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जो मैं बोला वही देखोगे, वही मिलेगा, लिखा हुआ लैंग्वेज तो एकदम ईजी रहेगा। और दूसरी मेरी एकदम फोकस रहती है कि भाई 100% अपना कवरेज होना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा चीज़ एग्ज़ाम में कितने वेटेज का ऊपर नीचे आ जाएगा, हम गैम्बलिंग करने नहीं जा सकते। हम लोग 100% क्या पता जिस चीज़ को तुम हार्ड मान रहे थे उससे तुम अच्छे नंबर उठा लिए, और जिसको तुम बहुत प्यार कर रहे थे उससे नंबर नहीं आया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा भयंकर धोखा हुआ है। मैं एग्ज़ाम दिया, मैं सोचा यार इसमें तो मेरे को 90 मिलना चाहिए, उसमें 50 आया, मतलब 50 नहीं आया, 60 आया, मतलब पर 90 नहीं आया। और जिसमें मेरे को लगा था अब तो वापस जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसी में 80 आ गया, ठीक है। तो यार ये पता नहीं चलता, ये सच में नहीं पता चलता। तुम एक अलग एंटिसिपेशन लेते हो, रिजल्ट जो आता है पर्चा, वो 2 महीने बाद वो एक अलग ही कुछ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब रिस्क मत करो, भेदभाव मत करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसीलिए तो ये सब रिवीजन क्लासेस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला रिवीजन क्लास तो मैंने अपने घर में देखा था, जिसको मैराथन बोलते हैं। मैंने क्लास में बताया भी होगा कि मेरा छोटा भाई है विकास, हाँ, हिंदी का जो एग्ज़ाम होता था ना स्कूल में, हिंदी सब्जेक्ट में जब एग्ज़ाम होता था तो वो हिंदी खुद पढ़ता ही नहीं था बुक उठा के, वो सीधा मम्मी को बोलता कि मम्मी आप एक बार पढ़ दो, हम सुन लेंगे। वो पढ़ी, मम्मी सुन रहा है और जाके एग्ज़ाम दे के आ गया। हम लोग यार ये तो अलग ही टैलेंट है, क्योंकि हिंदी में मात्रा का भयंकर प्रॉब्लम होता है, तुमको पता होगा ई ऊ में। तो हिंदी इफ़ यू हैव नॉट रेड एट योर ओन, हाउ आर यू गोइंग टू राइट, हाउ द अदर पर्सन अंडरस्टैंड, गॉड नोज, बट ज़बरदस्त हो जाता था। तो वो तो सबसे पहला मैराथन था ज़िंदगी का, जिसमें मैं हिस्सेदार नहीं था, आई वॉज अ स्पेक्टेटर, कि मम्मी मैराथन ले रही है और विकास वो मैराथन रन कर रहा है। तो वैसा ही कुछ मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक बार संपूर्ण सिलेबस, सारे चैप्टर्स पूरा 100% रिवीजन करा के छोड़ दूँ। जो बुक कॉपी तुमको दिखाया एग्जैक्टली वही दिखा के मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, 100% एकदम कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा, वही तुम रिवाइज कर रहे हो। तो फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम के बीच में जो वो हमें गैप मिलता है 1 दिन का, अगर उसमें पूरा एक बार सुन लोगे तो पूरा 100% एक बार सिलेबस रिवाइज हो गया, छोड़ने की नौबत तो नहीं आएगी। तो प्लीज़ लेट्स डू इट, ठीक है। अच्छा, नाम क्या है? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। सर इसमें ना 2 चीज़ें हैं। इस चैप्टर का पहला भाग जो है वो डेफिनेशंस है, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस। उन डेफिनेशन को ही आप बोलते हो जनरल क्लॉज। जनरल क्लॉज मतलब जनरल वर्ड, जनरल क्लॉज मतलब जनरल वर्ड, मतलब डेफिनेशन। ईयर क्या होता है, मंथ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, ओथ क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, यही सब है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डेफिनेशंस, व्हिच यू हैव टू लाइक
पूरा एकदम सड़ासड़ निकलना चाहिए मुंह से, एकदम तड़ आएगा एग्जाम में. And the second part of this chapter is about interpretation. Not that interpretation that we have done in the interpretation chapter, but some different. उस चैप्टर वाले इंटरप्रिटेशन भी हैं और इसके भी हैं, पर ये दोनों के ज्ञान अलग अलग है, सेम ज्ञान नहीं है. सो दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट अभी डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है. प्लीज ऑल ऑफ यू कम टू बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. और क्या ये पहले देख लो यार, अभी मैं दिखा देता हूँ. 2 चैप्टर इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस, इनका वेटेज कितना है? 20 मार्क्स है. लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, बार बार रिवाइज करो ताकि लैंग्वेज अंदर घुस जाए बॉडी के, ठीक है. फर्स्ट कॉपी नोट्स, जहाँ जहाँ जिस टॉपिक पे भी मैंने कॉपी दिया वहाँ कॉपी, फिर बुक, और जहाँ कॉपी नहीं बुक मतलब सीधा बुक से करना है, ठीक है. ये देखो जैसे अभी आएगा मैं दिखा दूंगा. ये जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन है सारे, ठीक है. सेक्शन नंबर याद नहीं रख पाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा. 1947 के पहले, आज़ादी के दिन के पहले जो भारत था उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया. टिल 14th August 1947 वी वर ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में प्रेसिडेंट नहीं होता था, प्रेसिडेंट जैसा ही जो आदमी होता था उसको क्या बोलते थे? जी, फुल फॉर्म गवर्नर जनरल इन काउंसिल. वेरी गुड. इंडिपेंडेंस से कॉन्स्टिट्यूशन तक, इंडिपेंडेंस कब आया था? 15 अगस्त 1947, ठीक है. हाँ, और क्या नाम है तुम्हारा? रिपब्लिक डे कब था? 26 जनवरी 1950. तो सर अगस्त 1947 से जनवरी 1950 जब तक संविधान नहीं आया, उस 2.5 साल तक हम लोगों को बोला जाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया. डोमिनियन वर्ड का मतलब सेमी इंडिपेंडेंट, ठीक है. डोमिनियन ऑफ इंडिपेंडेंट में हमारे जीजीसी कौन थे? शुरू में लॉर्ड माउंटबेटन और फिर डॉक्टर सी राजगोपालाचारी. और फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ देश में, रिपब्लिक डे, तब से हम सबको आप क्या बोलोगे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो 1947 से 1950 तक वी वर डोमिनियन ऑफ इंडिया, 1950 से वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे कौन थे? वी ऑल नो दैट. क्लियर है ये? अच्छा, ये थोड़ा देखो तो, डेट ऑफ सी, ये वर्ड बार बार अंदर आएगा, इसे पता होना चाहिए. डेट ऑफ सीओसी, सीओसी मतलब commencement of constitution. Sir, what is that date when the constitution commenced? 26 January 1950. Very good. ये जो इतने सारे हम definitions पढ़ रहे हैं और interpretations पढ़ रहे हैं, इनका फायदा क्या है? ये फायदा है. पहला 1 और 2. Number 1, definition shortens the language. And number 2, अगर सारा common definitions एक ही एक्ट में रहेगा तो सारे एक्ट में यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन रहेगा. मतलब ईयर का मतलब जो यहाँ है वो अगर सब पे लग रहा है तो सब जगह यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन लग रहा है. यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑल सेंट्रल स्टैट्यूट्स. वेरी गुड. सर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ डेफिनेशन है कि इंटरप्रिटेशन भी है. इंटरप्रिटेशन तो 3 नंबर पढ़ी है. 2 स्टेट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. सम वेरी इजी रूल्स आर. लॉ के अंदर जनरली मैस्कुलाइन जेंडर लिखा रहता है, ही हिम हिज, तो उसका मतलब खाली मर्द लोग है कि औरत भी है? सर ही इंक्लूड्स हिम और हिज इंक्लूड्स हर. सही है ना? ये बात इसमें लिखी है कि मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड्स फेमिनाइन. यही कानून अगर आज बना होता ना हिंदुस्तान में तो उसका होता हिम हर इट सब. मतलब इसमें जो बाइनरी नॉन बाइनरी छोड़ो, समझते ना, उसको लेके वो कल्चर चल रहा है. हम लोग बोलते हैं बाइनरी मेल फीमेल, जबकि ट्रांसजेंडर्स भी तो है, तो नॉन बाइनरी कॉन्सेप्ट भी है. दे देम बोलते हैं उसको, प्रोनाउंस. तो उनका प्रोनाउन होता है दे देम, ठीक. हाँ, मतलब उनको ही शी नहीं होता, दे देम, ठीक है. जैसे अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन अमेरिका में बात करेगा तो वो अपने आप के लिए ही शी यूज करने के बजाय दे यूज करेगा, दे. और नॉर्मली दे का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, वो अकेला दे है, ठीक है, वैसा है. तो अब अगर ये कानून बने तो ये और चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके. चौथा, अगर आप अलग अलग लॉ में बैठ के एक ही वर्ड को बार बार डिफाइन करोगे तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, ओवरलुक होता है, ओवरसाइड होता है. लेकिन वो सारे कॉमन वर्ड्स को अगर एक ही जगह डिफाइन कर दो और उन सबको बोलो कि यही फॉलो करना है तो इट विल बी यूनिफॉर्म, उससे मिस्टेक नहीं होगा. मैं तुमको बताता हूँ, ऐसी मिस्टेक सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है लेबर लॉस पढ़ाते वक्त. लेबर लॉस जो होते हैं ना, बहुत सारे मजदूरों, बहुत सारे बने, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वगैरह, उनमें हर जगह लेबर का मतलब अलग 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 है. तो पढ़ते हुए जान निकल जाती है. काश एक ही जगह लेबर का डेफिनेशन होता और सबको बोलते यही फॉलो करना है, तो इतना ईजी नहीं हो जाता, ठीक है.
तो इन अ वे आई कैन से दैट दिस जनरल क्लॉजेस एक्ट इज अ डिक्शनरी एक्ट। भाई इट इज अ डिक्शनरी एक्ट। कि आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो हिंदुस्तान में, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, आप वर्ड्स का मतलब देखने के लिए ये लॉ उठा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द है जिसका डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है और जीसी एक्ट में भी दिया हुआ है, और आप अभी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, तो इनकम टैक्स एक्ट में वो वर्ड पढ़ने के लिए उसका जो डेफिनेशन है, इनकम टैक्स वाला डेफिनेशन लोगे कि जीसी एक्ट वाला लोगे? सर अगर जो स्टैट्यूट आप पढ़ रहे हो उसके अंदर ही उसका डेफिनेशन है तो वो फॉलो करेंगे ना, तब जीसी एक्ट। अगर वहां पे उसका डेफिनेशन नहीं है तब जीसी एक्ट देखेंगे। तो जीसी एक्ट इज यूज्ड व्हेन द अदर एक्ट इज साइलेंट अबाउट दैट डेफिनेशन। क्लियर है बात ये? ठीक है ना। तो जनरल क्लॉज एक्ट के डेफिनेशन को भी सावधानी से अप्लाई करना है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट अदरवाइज। ओके। करमचंद थापर का केस है, बोला कि जीसी एक्ट का मकसद क्या था कि अलग अलग सेंट्रल लॉज में जो डेफिनेशन होते हैं उसको उठा के एक ही स्टैट्यूट में पुट कर देना, टू पुट इनटू वन सिंगल स्टैट्यूट। नहीं तो फिर हर एक्ट में डालना पड़ता ना इतने डेफिनेशन, ठीक है। लाल रंग पढ़ो हाथ का। जीसी एक्ट अप्लाइज टू ऑल स्टेट लॉज। सर स्टेट्स का अपना अलग जीसी एक्ट होता है, हर स्टेट का अपना अलग एक जनरल। बंगाल जैसे जनरल क्लॉज एक्ट 1897, ठीक है, जब ये बना था ना उस टाइम पे ये राजधानी कोलकाता रही होगी, तो उस वक्त 2 साल बाद ही बंगाल का आ गया था, बंगाल जनरल क्लॉज एक्ट 1899। तो स्टेट लॉस के इंटरप्रिटेशन के लिए आपको स्टेट वाला जीसी एक्ट यूज करना पड़ेगा, समझ गए? स्टेट वाले के लिए सॉरी, स्टेट का जब हम हिंदुस्तान में कोई भी सेंट्रल लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कौन सा जीसी एक्ट यूज करेंगे? ये वाला। अच्छा तुम्हारे सिलेबस में जितना भी लॉ है सब सेंट्रल लॉ है ना अपने, क्योंकि हम जो पढ़ाई पढ़े वो हिंदुस्तान की पढ़ाई है, वो स्टेट की पढ़ाई नहीं है। तो हमारे सिलेबस में सारा कानून सेंट्रल लॉज है, एक भी स्टेट लॉ नहीं है। तो हम कौन सा एक्ट यूज करेंगे इंटरप्रिटेशन के लिए? लेकिन आप सपोज अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, लेट्स से यू आर इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कोई स्टेट लॉ पढ़ रहे हो, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये वाला जीसी एक्ट उठाओगे कि महाराष्ट्र जनरल क्लॉज एक्ट। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इस एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या? बोला इसका अपना कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जिस सेंट्रल लॉ को पढ़ने के लिए आप ये यूज कर रहे हो उस सेंट्रल लॉ का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है इसका भी वही टेरिटोरियल एक्सटेंट है। वेरी गुड, ये तो मैं बता दिया तुमको। रिपब्लिक डोमिनियन क्या होता है? खाली वो 2.5 साल के लिए हम लोग डोमिनियन ऑफ इंडिया थे, 1947 से 1950, फिर 1950 से रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 47 के पहले ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कैन जनरल क्लॉजेज एक्ट बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द संविधान? यस सर। कैन जनरल क्लॉज एक्ट का डेफिनेशन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट इटसेल्फ? यस सर, यस यस। इट डज नॉट अप्लाई टू स्टेट लॉज। हाउएवर फॉर योर नॉलेज द स्टेट जीसी एक्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस जीसी एक्ट, वेरी सिमिलर, ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं तो फिर तो हिंदुस्तान में अलग अलग इंटरप्रिटेशन के रूल लगने लग जाएंगे ना। जैसे सुनो, तुम लोग जीएसटी जो तुम्हारे सिलेबस में जो मेन जीएसटी लॉ तुमको पढ़ाया जाता है वो सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, और थोड़ा बहुत आईजीएसटी। पर किसी स्टेट का पढ़ाते हैं क्या? जरूरत नहीं सर। क्यों सर? स्टेट का जीएसटी उठाओगे इट इज छापो, कॉपी पेस्ट ऑफ सीजीएसटी। बस यहाँ जहाँ जहाँ इंडिया होगा वहाँ स्टेट का नाम होगा, यहाँ जहाँ सेंट्रल होगा वहाँ स्टेट लिखा हो, बस यही सब चुनमुनु फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। तो बोलते हैं स्टेट लॉस के लिए अलग स्टेट जीसी है, पर इट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस जीसी एक्ट। वेरी गुड। जिसे हम लोग जीसी एक्ट कहते हैं और देशों में उसको इंटरप्रिटेशन एक्ट कहते हैं, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार इंटरप्रिटेशन एक्ट बोलने की जरूरत नहीं, ये नाम भी अच्छा है, यही चलेगा। बहुत बढ़िया। ये प्रीएम्बल वगैरह हम लोग इंटरप्रिटेशन में पढ़ चुके हैं। प्रोसेस ऑफ बिल बिकमिंग अ लॉ, रेफरेंस के लिए डेफिनेशन शैल में, ये सब इंटरप्रिटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टाइटल से कुछ नहीं। अब यहाँ से देखो सर, सेक्शन नंबर 3 से डेफिनेशन स्टार्ट हो गया। तुम पेजेस पलटोगे तो यू हैव लॉट ऑफ डेफिनेशंस टू लर्न, करेक्ट सर? 28। डेफिनेशंस कितने हैं? 28। एकदम पूरा अच्छे से अभी हम लोग मेमोराइज करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, बढ़िया। मैं तुम्हारे हेल्प के लिए बता रहा हूं 2 बातें। ओम नमः शिवाय। ऑडिट सब्जेक्ट में एक चैप्टर आता है कारो। कारो के अंदर 21 क्लॉजेज होते हैं। शुरू के क्लॉजेस पढ़ के स्टूडेंट को लगता है बाप रे मर गए, गलत सोच रहा है वो।
शुरू में ही लंबे लंबे क्लॉजेज है, जैसे 9-10 क्लॉज खत्म हो गया ना, बाद का 10-11 क्लॉज छोटा छोटा होता है, फास्ट फास्ट होता है, ठीक है। वैसे कोई स्टूडेंट जीसी एक्ट को देखेगा और शुरू के कुछ देखते ही अगर वो ओवरवेलम्ड हो गया कि बाप रे सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा, अरे रुको, खाली 5-10 डेफिनेशन तक थोड़ा लंबा लंबा बड़ा बड़ा है, उसके बाद तो सब छुटका छुटका डेफिनेशन पड़ापड़ होते चला जाएगा। तो ऐसे 28 देख के कुछ घबराने की, ये ईयर का डेफिनेशन, जस्ट लुक, एक लाइन का, ये एक लाइन का डेफिनेशन एकदम, तो खाली शुरू में मेहनत है, बाद में इजी है, ओके। कई बार मुझे लगता है जैसे मैं ज्ञान देता रहता हूँ ना, कोई होना चाहिए जो साला मेरे को भी ज्ञान दे रहा होता, गाइडेंस दे रहा होता कि मुझे अभी आगे क्या करना है, पर क्या टीचरों के कोचिंग टीचर नहीं होते ना, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो काश होता कि कोई गाइडेंस देता, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी रिलैक्स करो, अभी चिल करो, कोई होता समझाता मेरे को भी, मतलब मैं कितना एफिशिएंटली काम करता। नंबर 1 एक्ट, सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, एक्ट। यहाँ एक्ट का मतलब स्टैट्यूट, यहाँ पर ना स्टैट्यूट को एक्ट बोलते ही नहीं है, स्टैट्यूट को एनैक्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो एक्ट लिखा है उसका मतलब है क्राइम, ऑफेंस, गुनाह। तो डिफाइन एक्ट, एक्ट मतलब आपने क्राइम कर दिया, कांड कर दिया। क्या लिखा है बगल में, कॉपी, ठीक है, ये आ गए सर हम कॉपी में। एक्ट मतलब क्राइम, तो 4 वर्ड है जो अपने को याद करना है, उसको जोड़ के डेफिनेशन बनेगा। पहला वर्ड क्या है, ऑफेंस मतलब गुनाह। नंबर 2 सिविल रॉन्ग, जिसको टॉट भी बोला जाता है। सिविल रॉन्ग मतलब होता है किसी व्यक्ति को या उसके नाम को या उसकी संपत्ति को चोट पहुंचाना, दैट इज सिविल रॉन्ग। नंबर 3 सीरीज ऑफ एक्ट, बोला मैं एक कांड नहीं करेंगे, हम सीरीज ऑफ कांड करेंगे, ओके सर। नंबर 4 इलीगल ओमिशन, सर कई बार ओमिशन करना भी क्राइम है, जैसे सपोज इनकम टैक्स नहीं दिया मैंने, सर कुछ नहीं करना भी तो क्राइम हो सकता है ना, टैक्स नहीं दिया आपने सरकार को, क्राइम। तो ये 4 ब्लू वर्ड याद करो पहले। ग्रामर तुम कैसा भी एग्जाम में डाल दो, कोई मेरे को उतना तकलीफ नहीं है, कीवर्ड चाहिए। जैसे अब देखो परफेक्टली अगर मैं बोलूंगा तो डेफिनेशन ऐसा है, एन एक्ट, द वर्ड एक्ट व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड आल्सो इलीगल ओमिशंस। लेकिन इतना ग्रामर तो याद रहेगा नहीं, और मीन्स इंक्लूड्स भी याद नहीं रहेगा, मीन्स इंक्लूड्स, तो सीधा बोलो ऑफेंस, सॉरी एक्ट इज नंबर 1 offense or a civil wrong and series of acts and illegal omission। तुमने ग्रामर पूरा इग्नोर मारा लेकिन सारे कीवर्ड्स पकड़े, हो गया, यू गेट द मार्क्स। यही तो करना था, यही तो याद करना था। एक्सट्रीम मत बनो, मॉडरेट बनो। एक्सट्रीम मतलब 0-100, ये नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, मॉडरेट, कि यार कीवर्ड्स पकड़ेंगे, ग्रामर हम अपना सप्लाई कर देंगे जैसे तैसे, वो दिक्कत नहीं है, उतना एग्जाम में हो जाता है। कीवर्ड कोई बता दे तो प्लीज लर्न द 4 कीवर्ड्स। ऑफेंस, यहाँ से ब्लू, ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, सीरीज ऑफ एक्ट्स, इलीगल ओमिशंस। आर यू ओके विद दिस, ठीक है। जरा जोड़ जाड़ के 2 लाइन का पढ़ो अब, ठीक है सर। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ओमिशन भी कई बार ऑफेंस होता है, जैसे ये इंडियन पीनल कोड 1860 का ही एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की, कैसे, उसको एक तो बंद कर दिया, कैप्टिविटी में रखा, खाना नहीं दिया, तो खाना नहीं देना तो आदमी जी कैसे पाएगा, और दूसरा कूटा भी है जाके। कूटना क्या है, मतलब पीटना क्या है, एक्ट, और खाना नहीं देना क्या है, ओमिशन। तो पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन हत्या कर दी, तो इट्स एन ऑफेंस, क्राइम। नंबर 2 क्या लिखा है, एफिडेविट। खुद के समझने के लिए क्या बोलोगे, हाथ का, रिटन, कसम, कसम इन राइटिंग को बोलते हैं एफिडेविट, और डेफिनेशन के लिए कॉपी। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। तुम अगर जज के सामने कसम खाते हो, बयान देते हो, तो उसको हम कसम मानते हैं। तुम अपने निजी जीवन में अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने कसम खाते हो, तो उसको हम बयान नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है, वो एफिडेविट या ओथ नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो एकदम टॉडलर्स होते हैं, 2-3 साल वाले, भयंकर ही जिद्दी होते हैं। वो इतने जिद्दी होते हैं कि मैं समझा नहीं सकता कितने जिद्दी होते हैं। मैं भी रहा हूँगा जिद्दी, तुम भी रहे होगे जिद्दी, याद तो होगा नहीं, अब किसको याद है, पर जब झेलना पड़ता है तब याद आ जाता है। मतलब वो लोग इस तरह के प्राणी होते हैं कि अगर उनको 10 तले की बिल्डिंग से कूद रहे हैं तो आज तो मैं कूदूंगा, कोई लॉजिक मेरे को रोक नहीं सकता। तो सपोज मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो तुमसे पेपर पे साइन करा ले कि तुम उसको कुछ एक बिल्डिंग ला के दोगे, साइन करा ले, तो डज इट बिकम एन एफिडेविट,
तुमने लिख दिया आई प्रॉमिस आई विल परचेज अ बिल्डिंग फॉर यू, फुल बिल्डिंग, फुल विक्टोरिया मेमोरियल आई विल बाय फॉर यू, म्यूजियम खरीदेंगे, तो डज इट बिकम एन एफिडेविट? सर आप किसी के सामने भी राइटिंग में कसमें खाते रहो, वो कसम नहीं है, केवल जज के सामने जब राइटिंग खाओगे तो वो एफिडेविट है। जज मतलब मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह, उनके सामने राइटिंग में दोगे तो वो एफिडेविट है, ठीक है। आई सिंसियरली एंड सॉलमली स्वेयर एज अंडर, ये भाषा होती है, जो ऐसी कसम खाता है उसको बोलते हैं एफिएंट, एफिएंट। ये रहा सुमित, सुमित जज के सामने कसम खा रहा है एफिएंट, और किसी के सामने कसम खाएगा तो वो कसम नहीं है। डेफिनेशन में 4 वर्ड चाहिए मेरे को। नंबर 1 एफर्मेशन, अरे काला रंग, नंबर 1 एफर्मेशन, नंबर 2 डेक्लरेशन, नंबर 3 बाय अ पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म, और हर कोई कोर्ट में बयान नहीं दे सकता। नंबर 4 इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग का मतलब फ्रेंड्स वगैरह वाला स्वेरिंग काउंट नहीं होगा, तो ये चारों को जोड़ के बोलना है अपने को। एन एफिडेविट मीन्स या इज, अब मीन्स इंक्लूड्स का चोचला मत करो, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे जीवन में। एन एफिडेविट इज an affirmation or a declaration by a person allowed by law to affirm or instead of swearing। ये यहाँ याद कर लोगे ना, 3 जगह काम आएगा, और 28 में से 3 डेफिनेशन इसी के ऊपर है, एफिडेविट, ओथ, स्वेयर। समझे क्या? आओ सर, प्लीज लर्न द 2 लाइन्स। हो गया? ये 3 बार आएगा, जब आएगा वापस एक बार बोल लेंगे, ओके। नंबर 3 सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने, ऊपर पढ़ो, सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ स्टेट विधानसभा में बनता है कि लोकसभा राज्यसभा में बनता है? सो इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट। तो 3 बात याद रखो, नंबर 1 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 2 एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एन एक्ट पास्ड बाय द जीजीसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपको सेंट्रल एक्ट बोलेगा तो आप ये 3 कंबाइन कर दोगे, इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन एक्ट पास्ड बाय जीजीसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। सबसे भयंकर डेफिनेशन, ये कहां से करना है? वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग को याद है ये मैं पढ़ाया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट। रेफरेंस के लिए, पार्ट ए स्टेट्स को क्या बोलते थे? गवर्नर्स प्रोविंस रूल्ड बाय गवर्नर। सबसे हॉट टॉपिक है पार्ट बी। पार्ट बी वो राज्य रजवाड़ों वाला जो होता था, जो राजा महाराजा रूल करते थे। तो राजा महाराजा क्या होता, ब्रिटिश सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन करके झुक जाते, बोले भाई हम पे अटैक मत करो, हम टैक्स दे देंगे तुमको मोटा पैसा, तो हम तुम्हारी छाया में चलाएंगे। तो इन पार्ट बी स्टेट्स को बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय द राजाज नोन एज राज प्रमुख। ठीक है, ये देखो राजे महाराजे वाले देश कौन से थे? हैदराबाद, सुना होगा, हैदराबाद निज़ाम, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पेप्सू, पटियाला में थे राजा रणजीत सिंह। राजस्थान, राजस्थान तो भर भर के सर पूरा रजवाड़ों का था। सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन, ये सब पार्ट बी स्टेट्स है, राजों का देश। राजों का देश नहीं मतलब स्टेट्स। पार्ट सी स्टेट वर रूल्ड बाय सीसी, चीफ कमिश्नर। पार्ट डी मतलब यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, रूल्ड बाय एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये रेफरेंस रहता, पढ़ना नहीं, ये याद करना है। The word central government from a legislative perspective means a person under whose authority the law is passed. ठीक है, नंबर 1 इधर before commencement of constitution by GGC, and 2 पॉइंट लिखा है। नंबर 1 इधर in relation to government of a province by the principal government, in relation to chief commissioner's province by the chief commissioner, and after the commencement of constitution it is signed by President of India, and in case of certain functions entrusted to the state by the state government, in case of part C states by the chief commissioner, in case of union territory by administrator। तो ये अपने को याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन। ये देखो आ जाएगा ना, तो अगर ये याद किया हुआ है तुम लिख के आ जाओ पार्टी, नहीं लिख के आओ गए, मार्क्स खो गए तुम्हारे। वो जो भी 2-3 मार्क्स आएगा खो गया। ठीक है, गवर्नमेंट क्लियर है? अभी 5 नंबर पढ़ो क्या है? कमेंसमेंट मीन्स द डे व्हेन द लॉ कम्स इनटू फोर्स। पढ़ो, हरा रंग पढ़ो।
कमेंसमेंट शैल मीन द डे व्हेन द लॉ कम्स इनटू फोर्स। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी लॉ कमेंस कब होता है? सर उसके सेक्शन 1 में लिखा होगा, या अलग से भारत सरकार एनओजी निकालेगी, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, और अगर सेक्शन 1 भी नहीं, एनओजी भी नहीं है, तो जो एनैक्टमेंट डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट साइन किया वही बन जाएगा कमेंसमेंट डेट। जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट का खुद का एनैक्टमेंट डेट क्या है? 11 मार्च 1897, और कमेंसमेंट डेट भी है 11 मार्च 1897। डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन लोग इंटरप्रिटेशन में पढ़ के आ चुके हैं, इंटरप्रिटेशन के रिवीजन में। एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है? कानून, लॉ, ठीक है, तो इसको याद करो। एनैक्टमेंट शैल इंक्लूड नंबर 1 अ रेगुलेशन, नंबर 2 अ रेगुलेशन अंडर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड, एंड नंबर 3 शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और रेगुलेशन। वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन ए ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। गुड फेथ। अब रुको सर, देखिए गुड फेथ के ना 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। पहला वाला पढ़ो। गुड फेथ मीन्स ऑनेस्टी ओनली, डिलीजेंस जरूरी नहीं है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। और एक दूसरा डेफिनेशन क्या है सर? ऑनेस्टी प्लस डिलीजेंस, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको कौन सा सही लग रहा है, तुम्हारा क्या जवाब होगा? सेकंड वाला। सर एक स्टूडेंट है, बड़ा ईमानदार टाइप का, एग्जाम में बैठ गया, फेल हो गया, बहुत ईमानदार है, मतलब नीयत थी पर कर्म नहीं किया, डिलीजेंटली पढ़ाई नहीं किया, तो फिर वो गुड फेथ कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो। लेकिन कमाल की बात यह है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में जो डेफिनेशन है वो ऊपर वाला है। देखो गुड फेथ 1, उधर पढ़ो क्या लिखा है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी यही चलता है। लेकिन बाकी जितने भी कानून होते हैं उसमें कौन सा चलता है? नीचे वाला, ऑनेस्टी प्लस डिलीजेंस, ठीक है। ये देखो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ो। A thing shall be said to be done in good faith if it has been done honestly, whether it is done negligently or not। मतलब हमको नेग्लिजेंस डिलीजेंस से मतलब नहीं, खाली ऑनेस्टी होना चाहिए। वाह भाई। सेकंड, एनीथिंग, ब्रैकेट को पढ़ो, एनीथिंग डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब डिलीजेंस, एंड विथ अ बोनाफाइड इंटेंशन, नॉट मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब नीयत सही है, इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बोनाफाइड इंटेंशन भी है और इसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन, डिलीजेंस भी है, तो ज़्यादा अच्छा है। जनरल क्लॉज एक्ट में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो पहले वाला है, ठीक है। एक कोर्ट में केस गया, मोंग ओंग पू, याद है? मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। कोर्ट ने बोला भाई डिलीजेंस चाहिए। इस कोर्ट के केस में कोर्ट ने जनरल क्लॉज वाला डेफिनेशन नहीं माना, बोला यहाँ पे वो सूट ही नहीं करता, यहाँ दूसरा वाला चाहिए। An honest purchase made carelessly without making proper inquiries, मतलब आपने जांच पड़ताल किया नहीं, डिलीजेंस नहीं किया, cannot be said to have been done in good faith, ठीक है। तो याद रहेगा 2 मतलब है गुड फेथ का, पहले वाला जीसी एक्ट का और दूसरा केसलो का। सही है सबको? गवर्नमेंट का डेफिनेशन अब चालू हो गया सस्ता। गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सीजी एंड एसजी। वाओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स सिक्योरिटीज ऑफ द सीजी and securities of the SG, but shall not include the securities issued by Part B state। वो राजे महाराजों ने जो सिक्योरिटी इशू किया वो काउंट नहीं होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इमोरल प्रॉपर्टी का अच्छा डेफिनेशन बनाया हुआ है, एक्चुअली डेफिनेशन तो इतना सही है। LBTT, मैंने बोला था ना LGBT, ठीक है, वो राइमिंग है ना, बोलना LGBT, तो ये क्या LBTT। लैंड नंबर 1, बिल्डिंग नहीं, अकाउंट चल रहा है क्या? लैंड क्या बिल्डिंग? नंबर 1 लैंड, फिर बी से क्या है? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे पेड़ वगैरह। फिर थिंग्स अटैच टू अर्थ, जैसे बिल्डिंग। फिर थिंग्स परमानेंटली फैस्टन्ड टू द थिंग्स अटैच टू अर्थ, जैसे बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आपने जोड़ दी तो वो तो बिल्डिंग के साथ ही अटैच हो गए, तो सब क्या बन गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई ये LBTT याद करो, बस ये 4 लाइन ही याद करना है। लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फैस्टन टू थिंग्स अटैच टू अर्थ। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बगल में लिखाया था ना बहुत सारे केसों में क्या है क्या नहीं है। पेड़ जो ग्रो कर रहे हैं, इमूवेबल, अटैच टू अर्थ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। टिम्बर काट के अलग कर दिया तो वो तो सर मूवेबल हो जाएगा। राइट ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू ड्रेन वाटर नहीं है। फिक्स्ड मशीन है। स्टैंडिंग क्रॉप्स है।
राइट टू कैच फिश फ्रॉम अ पॉन्ड और अ लेक है, बिकॉज इट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. प्रॉफिट प्रेंड्रे, प्रॉफिट प्रेंड्रे इसको बोलते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है कि नहीं. आनंद बहेरा का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा कि तालाब में मछली पकड़ने का जो मेरे को हक मिला है, लाइसेंस मिला है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है. कोर्ट ने बोला ये इमूवेबल है बिकॉज इट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट. मछली मूवेबल है तो क्या हुआ, मछली पकड़ने का हक फ्रॉम द तालाब, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन करके बोलना पड़ेगा. इट इज अ प्रॉफिट अप्रेंडरी, अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड हेंस इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. वेरी गुड. Imprisonment shall include imprisonment of either description contained in Indian Penal Code 1860. उसमें दो ही है imprisonment, सिंपल और रिगरस. रिगरस मतलब पत्थर तोड़ने वाला. इंडियन लॉ याद करो, आर-ओ-रो-बो, एक्ट, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रूल्स, ऑर्डर्स, बायलॉज, अदर इंस्ट्रूमेंट्स which had the force of law in any province of India before the commencement of constitution, which had the force of law in any party or party state after the commencement of constitution, but shall not include an act of parliament of United Kingdom, United Nations. खाली डेफिनेशन भूल गई, खाली जो लास्ट पर निकला उससे जो कॉमन मैच कर रहा है बोल दे रही है. लैंड, बी से बिल्डिंग. अच्छा वो तो एग्जाम्पल में था, डेफिनेशन में थोड़ा था. यूनाइटेड नेशंस. मंथ शैल मीन अ मंथ रेकन्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत ईजी है. मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओथ वो एफिडेविट वाला ही है. एफर्मेशन और डिक्लेरेशन बाय पर्सन अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. बहुत बढ़िया. ऑफेंस मतलब गुना. ऑफेंस मतलब गुना, अंदर पढ़ो. ऑफेंस मीन्स एन एक्ट मतलब गुना और ओमिशन, कोई जरूरी चीज जो करना चाहिए था जो आपने नहीं किया. एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब जब आपने वो कांड किया उस समय के कानून के हिसाब से वो पनिशेबल था तो वो ऑफेंस है. ठीक है. ऑफिशियल गैजेट और गैजेट, द गैजेट ऑफ इंडिया एंड द गैजेट ऑफ स्टेट. पर्सन, अरे यार, पर्सन शैल इंक्लूड कैब, कंपनी, ए से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. रजिस्टर्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट मीन्स, रजिस्टर्ड with reference to a document means registered in India under the law for the time being in force of registration of documents. कौन सा है वो लॉ? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होता है कि नहीं होता? ठीक है. रूल, रूल shall mean a rule made in exercise of the power conferred by the enactment and shall include a regulation. Schedule shall mean a schedule to the act or regulation in which the word occurs. Section shall mean a section of the act or regulation in which the word occurs. Subsection shall mean a subsection of the section in which the word occurs. Swear along with its grammatical variations and cognate expression shall include affirmation or declaration allowed by person allowed to affirm or declare instead of swearing. Writing shall include references to populi, printing, photography, lithography and other forms of reproducing words in visible form. Year shall mean a year reckoned as per British calendar. हुआ कि नहीं हुआ? एकदम रीजनेबली धीरे ही बताया हूँ. डेफिनेशन सारे हो रहे हैं ना, प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएगा. अच्छा, ये छोटे छोटे कुछ सेक्शन 4, 5 है, टूनू मुनू आओ देख लेते हैं. 4 और 4 है. बोलता है ये 9 डेफिनेशंस, कितने? 9 डेफिनेशंस. याद करने के लिए मैंने क्या बोला? AIMIM पोजी. AIMIM वो बताया था ना, असदुद्दीन ओवैसी की जो कंपनी नहीं यार, पॉलिटिकल पार्टी है. ऑल इंडिया, MIM का प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हुआ, बहुत हार्ड है थोड़ा सा. AIMIM जो है नहीं हो पाएगा. ठीक है. AIMIM वाली पॉलिटिकल पार्टी और पोजी एक नाम होता है, तो याद करने के लिए, ठीक है, वो 9 डेफिनेशन एक बार प्लीज बड़बड़ा लो. ए से, आई से, अभी इमूवेबल बोला तो मूवेबल बोलो, तो एम से मूवेबल, फिर आई से वापस एम से मंथ. पोजी, अच्छा मंथ आया तो ईयर आएगा. ठीक है. पोजी का पी पर्सन,
ओ सेक्शन बोलता है ये 9 सेक्शंस, ये 9 डेफिनेशंस का बैकडेट इफेक्ट है। मतलब ये आया कब था? 1897, परंतु 1868 से लेके 1897 के बीच में जितने भी एक्ट बने हैं और 1887 से लेके 1897 में जितने भी रेगुलेशन बने हैं उन पे भी ये डेफिनेशन अप्लाई करेगा, मतलब बैकडेट इफेक्ट से अप्लाई करेगा। मैंने बोला था ना जीसी एक्ट पहले 1868 में आया, फिर 1887 में, फिर 1897 में, तो बीच में जो लॉज बने उन पे भी ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर ये 7 डेफिनेशन है, दिख रहा है? काऊ फीड्स आरएसएस, याद करने के लिए था, काऊ, याद करो काऊ। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ये 7 उससे मैच नहीं करेगा, पढ़ के देख लो, वो 9 अलग है, ये 7 एकदम अलग है, मैच नहीं करेगा। पढ़ो 7, काऊ सी से, ओ से, डब्ल्यू से राइटिंग, फिर फीड्स एफ से, फाइनेंशियल ईयर, आरएसएस रजिस्टर्ड शेड्यूल सबसेक्शन। बोलता है 1887 से 1897 के बीच में जितने भी एक्ट और रेगुलेशन बने सब पे आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। ग्रेट। फिर सेक्शन नंबर 4A आया, बोला ये 6 डेफिनेशंस ऐसे हैं जो सेंट्रल लॉज में भी लगेंगे और स्टेट लॉज के इंटरप्रिटेशन में भी काम आ जाएंगे। सीजी जीआई, सीजी सी से, जी से, फिर सीजी सी से, जी से, फिर जीआई। ये 6 डेफिनेशंस सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों में यूज हो जाएंगे। अच्छा, जब भी कभी टैक्स या रेवेन्यू की बात हो तो वो कौन से खजाने की बात कर रहा है? सरकारी खजाना। सरकारी खजाना मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। इसी में सारे टैक्स का पैसा जाता है। तो हम लोगों ने सर डेफिनेशंस ख़त्म कर लिया है ना। अब हम सेक्शन 5 से लेके लास्ट तक अलग अलग इंटरप्रिटेशन के नियम पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक्स में ना कुछ तो सेक्शन यहीं से हो जाएगा और कुछ के लिए अपने को जाना पड़ेगा कॉपी नोट्स में, सिंपल लैंग्वेज के लिए, ठीक है, ताकि याद रख सके। अब मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के हम लोग सेकंड भाग में आ गए हैं, मतलब डेफिनेशंस हमने कर लिया पूरा। अब हम इंटरप्रिटेशन के सेक्शंस पे आ रहे हैं। इनमें मुझे मालूम है, आई नो इट, कि लैंग्वेज हार्ड है, मुझे पहले से पता है। इसीलिए मैंने क्या किया था कि जहाँ जहाँ अति हार्ड लैंग्वेज है वहाँ वहाँ मैंने कॉपी नोट्स दे दिए थे। तो तुम देखोगे इसमें कई ऐसे सेक्शन है जहाँ पर यहाँ बुक से पढ़ना ही नहीं, कहाँ से पढ़ना है? कॉपी से। पूरा अच्छे से वहीं से याद करना, पढ़ लेना, विद एग्जाम्पल काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने बुक कॉपी करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे सामने कौन है? सेक्शन 5। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कॉपी? इसका मतलब यहीं से करना है। सेक्शन नंबर 5 ये कमेंसमेंट के ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर है? कमेंसमेंट के ऊपर है। आगे जाने के पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। ये आप देखो ज़रा, सेक्शन नंबर 4A तक डेफिनेशंस चलता है। उसके बाद आप देखो ये जितने भी इंटरप्रिटेशन के सेक्शंस हैं, शांति से सोचो, ये 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, ओके। 5 से 13 तक जो कैटेगरी है, क्या लिखा है सामने पढ़ो? जनरल रूल्स ऑन इंटरप्रिटेशन। 14 से 19 वाली जो कैटेगरी है वो किस पे? पावर एंड फंक्शनरीज। फंक्शनरी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसर। पुलिस इंस्पेक्टर क्या है? IAS ऑफिसर क्या है? फंक्शनरी। फंक्शनरी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पुलिस थाना क्या है? फंक्शनरी। पुलिस हेडक्वार्टर क्या है? फंक्शनरी, ठीक है। RBI क्या है? फंक्शनरी। 20 से 24 क्या है? नौसर फब। क्या है? नौसर फब। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, जैसे नोटिफिकेशन ऑर्डर, रूल्स, बाईलॉज, रेगुलेशंस, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। मतलब एक्ट के नीचे जो जो होता है ना वो सब, ठीक है। इसको अपने याद करने के लिए क्या बोलते थे? याद है? नौसर फब, है ना। नोटिफिकेशन ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, फॉर्म्स, बाईलॉज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और 25 से 30 क्या है? मिसलेनियस। तुम अगर तुम्हारे दिमाग में ना डेटा अगर यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ना अच्छे से, तुम फाड़ के लॉन्ग टाइम याद रखोगे। थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने लिखा मेरे को, ठीक है, कि सर इतना सारा भयंकर चीज़ होता है, आप कैसे रिसर्च करते हो, कैसे याद रखते हो इतना सारा, हम लोग को भी टेक्निक बताओ। पहली बात, मैं भी ऐसा सोचता था कि जब मैं स्टूडेंट था कि काश कोई ऐसी एक सिंगल पुस्तक हो जहाँ सारा रिसर्च मिले। रिसर्च एक जगह नहीं होता, फैला हुआ होता है। प्लस रिसर्च में सब कुछ मिलता भी नहीं है। या आपको कई बार अपना दिमाग लगा लगा के सोचना पड़ता है कि यार इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। बहुत सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाई है यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, ये किताबों में नहीं है।
किसी किताब में नहीं है। रिसर्च में भी बहुत किताबें मैंने पढ़ी, नहीं मिला। ये फिर अपना ही अकल लगा लगा के सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के ला के बताना पड़ता, हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। तो ये कोई एक सिंगल पुस्तक नहीं है। तो तुमको रिसर्च करने में बहुत कष्ट होगा, बिकॉज तुम्हारा ऑब्वियसली समय भी नहीं है और लेवल भी वैसा नहीं है, ठीक है। तो वो रिसर्च ऑलरेडी मैंने कर लिया और मैंने तुमको बता दिया, मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, मैं याद करने टेक्निक्स भी बता रहा हूँ। तो तुमको अभी रिसर्च में मेहनत नहीं करनी। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे कि मतलब बन गए, बड़े मतलब इंटर पास नहीं होता, मतलब जिस दिन डिग्री हाथ में आ गया, तुम्हारा एक लेवल आ गया, उस दिन तुम रिसर्च करना करो। बहुत मेहनत लगता है लेकिन रिसर्च में, ठीक है, अकल लगता है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई किताब जानता हो, तुमको लगेगा कोई सर कोई किताब जानता हो जो हम लोग को नहीं पता। ऐसा कोई किताब है ही नहीं भाई। अगर होता ना तो मतलब जिंदगी आसान हो जाती, पर ऐसा कोई किताब नहीं है। तो 4 कैटेगरी में, ठीक है। पहला क्या, 5 से 13, फिर क्या 14 से 19, फिर क्या 20 से 24, फिर क्या 25 से 30। तो पहले 5 से 13 करेंगे सर। ओके सर, आ जाइए, पेज नंबर है बोलो 17। ये सेक्शन 5, ये लंबा सा दिख रहा है अपने को, ये किस पे, कमेंसमेंट। इस पे सब कुछ मैंने बगल में लिखा दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि एकदम ध्यान से सुनो, कमेंसमेंट, नॉर्मली कमेंसमेंट कोई भी लॉ कम इनटू फोर्स किस दिन होगा, ये बात सेक्शन 1 में लिखा रहता है, नहीं तो इसके ऊपर एनओजी आता है। लेकिन अगर ना सेक्शन 1 में लिखा है ना एनओजी, तो जिस दिन प्रेसिडेंट या जीजीसी ने साइन किया उसी दिन वो कमेंसमेंट, मतलब एनैक्टमेंट डेट इज इक्वल टू कमेंसमेंट डेट। ये देखो अंदर यही लिखा है, जहां किसी सेंट्रल लॉ में स्पेसिफिकली नहीं बताया कि व्हेन इट विल कम इनटू फोर्स, द डे ऑन विच इट रिसीव्स द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीजीसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एनैक्टमेंट डेट। बस वही मान लिया जाएगा आपका कमेंसमेंट डेट। अब 5 एग्जाम्पल के डब्बे आओ पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल 1, कंपनीज एक्ट 2013, प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने साइन कब किया था, 29 अगस्त को। देखो यार, अबे याद रखना, ये 29 अगस्त 13, तो ये एनैक्टमेंट डेट है। कमेंसमेंट डेट था, सेक्शन 1 का कमेंसमेंट हुआ था 30 अगस्त को, और बाकी सेक्शन अलग अलग डेट्स पे एनओजी आया था। दूसरा, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, ये पब्लिश कब हुआ था, 14 अगस्त को, पर सेबी हमेशा टाइम देता है फॉलो करने के लिए। सेबी बोला भले हम 14 अगस्त को ला रहे हैं, आप लोग तैयारी करो, ये देश पे कमेंस कब से होगा, अगले साल से होगा, 1 जनवरी 2016 से। तो 14 अगस्त से 1 जनवरी तक आपको समय मिल गया ना प्रिपेयर करने का, तैयारी कर लो, फिर फॉलो कर लेना, जाओ। अच्छा, कोई एक्ट है, कोई रूल्स है, आपने उसका, सरकार ने उसका ड्राफ्ट बनाया है, जब तक सरकार उसको पब्लिश करके कमेंस इनटू फोर्स नहीं करती, तब तक वो ड्राफ्ट कम इनटू फोर्स नहीं होता। रीड लाल कर। 4 नंबर, सर अगर हम बोल रहे हैं कि ये कानून 10 तारीख को कमेंस होगा, तो 10 तारीख को कितने बजे, 10 तारीख चालू तो पिछले रात को 12 बजे हो जाता है ना, 12 AM मिडनाइट, तभी से मैंने बोला था मिडनाइट वाले 12 को 12 AM बोलते हैं और दोपहर वाले 12 को 12 PM बोलते हैं, बोला है ना मैं सब, वेरी गुड। ऑल लॉज ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली अनलेस द लैंग्वेज ऑफ द लॉ सजेस्ट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सर इसका क्या मतलब होता है, पढ़ो जरा। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से चालू हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेट से। सेक्शन 6 क्या लिखा है, मतलब यहां से कॉपी, ऊपर क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ रिपील। सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम रिपील का 2 लाइन का डेफिनेशन याद करो, ये हरा रंग पढ़ो। रिपील मींस कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द स्टैट्यूट एज इफ इट, मतलब उसको जड़ समेत मिटा दिया, उसका निशान भी नहीं रहेगा कि कभी इतिहास के पन्नों में वो था। वाइपिंग इट आउट फ्रॉम द एनल्स ऑफ लीगल हिस्ट्री, कि मतलब कभी था ही नहीं, ऐसा मिटा देंगे, ठीक है, जड़ समेत मिटा देंगे, मतलब पता भी नहीं चलेगा कभी था भी क्या, ऐसा भी नहीं, वैसा। दैट इज कॉल्ड रिपील। बड़ा पावरफुल है सर, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। मैंने इसमें चाणक्य का एग्जाम्पल दिया था ना, एक बात सोचो, एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने इसका। कंपनीज एक्ट 2013 आया, वो 1956 को रिपील किया, 1956 वाला 1913 को रिपील किया। एक बात बताओ, जब ये 2013 वाला 1956 को रिपील करेगा, तो क्या ये 1913 वाला अपने आप जाग जाएगा क्या, नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट, रिपील कैन नॉट रिवाइव द अर्लियर लॉ, ठीक है। 1956 वाले को रिपील करोगे तो 1913 वाला जाग नहीं जाएगा। Point number 2 to 5, repeal shall not affect unless the context suggests otherwise. Repeal shall not affect prior operation of old law, any rights liabilities under old law, any punishment imposed under old law, any pending inquiry investigation under old law. तो 5 पॉइंट से रिपील के अपने को याद करना है और बोलना है। अब इस पे केस तो था, नवरंगपुरा गम धर्मादा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस रमतुजी रमाजी, ठीक है।
उसमें ये रहा ऑरेंज कलर, पढ़ो रमतू जी, पढ़ो यार, नवरंगपुरा अपने आप पढ़ो, धर्मात्मा नहीं है धर्मादा, समझ गए। इसमें इन्होंने बताया कि रिपील और डिलीशन ओमिशन में क्या फर्क होता है, तो मैंने उसका डिफरेंस का टेबल बना दिया बिकॉज एग्जाम में आया हुआ है, तो टेबल की तरह याद करो तो याद रह जाएगा। देखो जरा, रिपील का मतलब ऑब्लिटरेट्स एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, उधर देखो डिलीशन ओमिशन का मतलब उसमें वो ताकत नहीं है। डिलीशन या ओमिशन डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ वाइपिंग इट आउट फ्रॉम द एनल्स, एनल्स मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ लीगल हिस्ट्री। रिपील का बैकडेट इफेक्ट होता है, ओमिशन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। सेक्शन 6 रिपील पे, डिलीशन ओमिशन पे नहीं है, बस ये एग्जाम में आता लिख देंगे, अपने समझा देंगे। अच्छा, ये 2 सेक्शंस के बगल में क्या लिखा है, मतलब वहां से करेंगे सर, आइए 6A, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक अमेंडमेंट एक्ट आया, बजट फाइनेंस एक्ट, और उसने किसी सेंट्रल लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। अब एक दूसरा सेंट्रल एक्ट आया जो इस अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है, तो भले ही सेंट्रल एक्ट आके अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर दे, बट इट विल नॉट स्टॉप द अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट एक्ट अनलेस द इंटेंशन सजेस्ट अदरवाइज। मतलब अमेंडमेंट एक्ट को मिटा देने से उसके द्वारा लाए हुए अमेंडमेंट मिटते नहीं है अनलेस द इंटेंशन सजेस्ट अदरवाइज। 6A इतना सा याद करना है, where a central act appeals and repeals an amendment act that brought amendments to another central act, then despite such repeal of the amendment act, the amendments brought by it shall continue to have effect unless, तो अगर अमेंडमेंट एक्ट के साथ उसके द्वारा लाए हुए अमेंडमेंट्स भी मिटाने हैं तो ये बात बोलनी पड़ेगी आपको। सेक्शन 7, एक पुराना कानून था जो रिपील हो चुका है, रिपील्ड एनैक्टमेंट मतलब ओल्ड लॉ। अगर सरकार एक नया लॉ बनाना चाहती है टू रिवाइव द ओल्ड लॉ, तो इस नए लॉ के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो प्रीएम्बल होता है ना, उसमें बोलना पड़ेगा द पर्पस इज द ऑब्जेक्ट इज टू रिवाइव द ओल्ड लॉ। इस पूरे सेक्शन 7 का मकसद क्या है कि पहले का कोई कानून था जो बंद हो चुका है, पर सरकार उसको पुनर्जीवित करना चाहती है, फ्रेश ड्राफ्ट करने का मेहनत से टाइम बचाना चाहती है, तो सरकार चाहे तो एक नोटिफिकेशन लाके मरे हुए कानून को जिंदा कर सकती है। वो तुम लोग को याद होगा ना, जस्टिस लीग का जो अभी मूवी आया था, कुछ साल हो गए उस बात को, अभी क्या मतलब बहुत टाइम हो गया, उस मूवी में सुपरमैन को लोग जिंदा करते हैं कि नहीं वापस, ठीक है, वापस से रिवाइव करते हैं कि नहीं। अरे ताज़ा एग्जाम्पल लो, डेडपूल 3, डेडपूल जाके या तो वो कोशिश करता है वुल्वरिन को जिंदा करने का, वो होता नहीं, मल्टीवर्स में चला जाता है, वो अलग बात है, पर जिंदा करना, पुनर्जीवित करना, तो मान लो एक मरा हुआ कानून है, भारत सरकार उसको फिर से फ्रेश ड्राफ्ट करने का टाइम पास से बचना चाहती है, उसको जीवित करना चाहती है, तो बोला बहुत ईजी है, नोटिफिकेशन लाओ, नोटिफिकेशन लिख दो प्रीएम्बल में द पर्पस इज टू रिवाइव द ओल्ड लॉ, और वो रिवाइव हो जाएगा। यही है। सेक्शन 8 यहीं से पढ़ेंगे। सेक्शन 8 बहुत लल्लू है, सी नेक्स्ट पेज। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का एग्जाम्पल है, इंटर वालों पढ़ते हैं AMT, फाइनल वाले पढ़ते हैं MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैं एक बात बताता हूं, इधर देखो, कंपनीज एक्ट 1956, इट्स एन ओल्ड लॉ। तुम ओल्ड लॉ मत बोलो, तुम बोलो उसको रिपील्ड एनैक्टमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 इज न्यू लॉ, तुम न्यू लॉ मत बोलो, बोलो प्रोविजंस री एनैक्टेड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं एज पर सेक्शन नंबर 8, अगर किसी सेंट्रल एक्ट में किसी पुराने लॉ का रेफरेंस है तो आप उसको पुराना लॉ नहीं, आप सोचो कि वो रेफरेंस नए लॉ को ही है। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेक्स अ रेफरेंस टू द ओल्ड कंपनीज एक्ट, यू विल इंटरप्रेट इट एज इफ दे हैव मेड अ रेफरेंस टू द न्यू कंपनीज एक्ट। अब इसको प्रॉपर संस्कृत में बोलो, ग्रीन कलर, एनी रेफरेंस इन अ सेंट्रल statute to a repealed enactment shall be interpreted as a reference to the provisions reenacted। हो गया सर। जैसे 115 JB of the Income Tax Act 1961 minimum alternate tax makes a reference to old companies at 1956 कि book profit shall be computed as per old companies at 1956, you will interpret it as if it has made a reference to the new companies act 2013 and not to the old one। सही है ना सर। इससे कितना टाइम बचता है सोचो, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सारे लॉज है, सब में एक दूसरे का रेफरेंस दिया हुआ है। अब आप सोचो इंडियन पीनल कोड का कितने जगह रेफरेंस डाला हुआ है, और वो तो बदल जाएगा, तो फिर सब जगह चेंज करना पड़ेगा। उससे बढ़िया सीधा सेक्शन 8 लग जाएगा कि जहां जहां ओल्ड इंडियन पीनल कोड लगा है, मान लो अपने आप ही कि इट मींस रेफरेंस टू द न्यू पीनल कोड। सेक्शन 9, जब भी लॉ में डेज का काउंटिंग होता है, देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ सीरीज फ्रॉम हियर टू हियर
एक्सक्लूड द फर्स्ट डे इन द सीरीज एंड इंक्लूड द लास्ट डे इन द सीरीज। इसका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो डिविडेंड वाला एग्जाम्पल है कि एजी में डिविडेंड घोषित हुई, 30 दिन में पेमेंट करना है और 7 दिन में जो पैसा आ गया रिटर्न वो ऊड़ा में डालना है। उसके कैलकुलेशन को लेके हमेशा लोग एग्जाम्पल देते हैं, जो हमने सम सॉल्व किया था क्वेश्चन बैंक में। सेक्शन नंबर 10 एकदम सिंपल। अगर मान लो कोई लीगल कंप्लायंस का एक लास्ट डेट है या ड्यू डेट है और उस दिन अदालत या ऑफिस बंद है, तो कोई बात नहीं, वो एक्सटेंड हो जाएगा टू द नेक्स्ट वर्किंग डे व्हेन द गवर्नमेंट और द ऑफिस ओपन्स। ये कोविड का एग्जांपल लेके लोग बताए थे, हाथ का पढ़ो, वो डेट अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा जैसे कोविड में एक्सटेंड हुआ, ठीक है। सेक्शन 11, अगर कभी भी किसी लॉ में डिस्टेंस की बात हो रही है तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स यू विल अज्यूम द डिस्टेंस टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन। मतलब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं लेना है, क्या लेने का है, स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, नॉट लाइक ऐसे एंगल पे नहीं, ठीक है। सेक्शन नंबर 12, कोई भी ड्यूटी वगैरह जो कैलकुलेट करना है, इट विल बी कैलकुलेटेड प्रो रेटा, मतलब प्रोपोर्शनेटली। अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ की सिगरेट पे टैक्स इतना है तो 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, इंटू 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एनी रेफरेंस टू अ मैस्कुलाइन जेंडर शैल इंक्लूड फीमेल बट नॉट वाइस वर्सा। और ये बात इंसानों पे, जानवरों पे नहीं है। वैसे एनी रेफरेंस टू अ सिंगुलर जेंडर, सिंगुलर नाउन विल बी रेफरेंस टू अ प्लूरल एंड वाइस वर्सा। सब्सिडरी को सब्सिडरीज मानो, सब्सिडरीज को सब्सिडरी मानो, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स क्लियर है, ठीक है। क्या लिखा है, 14 से हम लोग 5 से 13 कर लिए सर, अभी 14 से 19 क्या नाम है, फंक्शनरी पावर्स एंड फंक्शनरी। फंक्शनरी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बॉडी, इनको फंक्शनरी बोलते हैं। क्या लिखा है, सी 14 नंबर, बहुत इजी है। 14, 15, 16 तो एकदम इजी, लल्लू, ठीक है। नंबर पढ़ो। If any power is conferred upon a functionary, then that power can be exercised by the functionary from time to time. It's not a one-time power, but बार बार आप कर सकते हो। Example, section 469 of the Companies Act 2013 gives power to the MCA to make rules. MCA can exercise this power from time to time. 15. If a central act confers power upon an authority to make appointments in a public office, then the appointments can be made by name और बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस, मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट या फिर एक्स ऑफिशियो। नंबर 16, पावर टू अपॉइंट शैल इंक्लूड द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। एग्जाम्पल, अपने आप पढ़ो, लाल रंग। जिसको अपॉइंट करने का पावर उसको सस्पेंड या रिमूव का पावर भी है। अच्छा, 17 और 18 ना एक जैसे लगते हैं। 17 नंबर है सब्सटीट्यूशन ऑफ अ डिपार्टमेंट, फंक्शनरी, और 18 नंबर है सक्सेसर ऑफ अ डिपार्टमेंट। यहाँ सब्सटीट्यूशन है। भारत में कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मतलब अगर किसी के खिलाफ बहुत संगीन आरोप है कि कांड करने वाला है तो जब तक उसका मुकदमा पूरा नहीं हो तब तक उसको अंदर ही पकड़ के रखेंगे, क्योंकि जब बाहर रहेगा तो कांड मचाता रहेगा। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तुम लोग को डिटेंशन वर्ड याद है, स्कूल में चलता था, स्कूल में बोलते थे डिटेंशन स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद भी रोक के रखा है, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। होता है ना, जैसे स्कूल में नियम क्या होता है कि मारा नहीं जाएगा स्टूडेंट्स लोग को, टीचर लोग बच्चे को मार नहीं सकते, ठीक है। मैं तो मार खाया हुआ हूँ, कम खाया हुआ हूँ, मेरे पहले वाले और खाए हुए होंगे, और अब तो एकदम कड़ा नियम है। और मैं तो इतना इस चीज़ को लेके मतलब सेंसिटिव होना कि अगर कोई मार दिया तो मैं जाके मार ही दूंगा, ठीक है। मतलब ये मेरे को एकदम ही ख़राब लगता है। तो स्कूल में क्या होता है, क्योंकि वो लोग बच्चे को फिजिकली तो मार नहीं सकते, तो दे हैव टू डिवाइस सम अदर वेज ऑफ पनिशमेंट। तो वन ऑफ द वेज इज डिटेंशन। डिटेंशन मतलब स्कूल आवर खत्म होने के बाद भी पीरियड चलेगा और पढ़ाई करना, और दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब आपके खिलाफ बहुत संगीन आरोप लगा है कि आप बहुत बड़ा बड़ा क्राइम करने वाले, तो पहले से आपको अंदर डाल के रख लेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसके अंदर जो पहले बॉडी थी उसका नाम क्या, एडवाइजरी बोर्ड। बाद में इसको बंद कर दिया गया और एक नया एडवाइजरी बोर्ड बना। तो ओल्ड फंक्शनरी डिपार्टमेंट वाज सब्सटीट्यूटेड बाय न्यू फंक्शनरी डिपार्टमेंट, यही है ना। तो ओल्ड फंक्शनरी डिपार्टमेंट के जो पावर्स है वो न्यू को भी मिलेंगे, पर न्यू को भी आपको ऑफिशियल टाइटल देना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड। पढ़ो। इफ अ फंक्शनरी, काला रंग, इफ अ फंक्शनरी हैज बीन सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर फंक्शनरी देन द लॉ, मतलब पावर्स एंड ड्यूटीज एप्लीकेबल टू द ओल्ड फंक्शनरी शैल ऑल्सो अप्लाई टू द न्यू फंक्शनरी फॉर दिस पर्पस। सर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं।
अभी राइट नाउ हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज़ आवर प्रेसिडेंट। उनके पहले कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, है ना। तो जो जो पावर्स और ड्यूटीज़ रामनाथ कोविंद जी के थे, वही सारे पावर्स एंड ड्यूटीज़ द्रौपदी जी के पास है। ये पावर उनके पास कहाँ से है? सर बस नाम देना पड़ेगा उनको। आज से हम क्या बोलना चालू करेंगे? महामुहिम, मतलब प्रेसिडेंट। द मोमेंट उनको आपने टाइटल दे दिया प्रेसिडेंट, सारे पावर ड्यूटी रामनाथ जी से उड़ के उसमें आ गए कि नहीं आ गए? यही है कि नए फंक्शनरी के पास सारा पावर्स आ जाएगा, बस आप उसको वही टाइटल दे दो। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, वही है। सक्सेसर, सक्सेसर और सब्स्टिट्यूशन लगभग एक जैसा है। सब्स्टिट्यूशन में हटाया गया है, सक्सेसर नेचुरल होता है कि टर्म खत्म हो गया अब आ गया। जैसे एक बात बताओ, श्री रामनाथ कोविंद जी का जाना और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आना, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ था कि ऑटोमेटिक टाइम के बाद सक्सेशन हुआ था? टेंडर खत्म होने के बाद खुद बीच में निकाल के लाए थे, सक्सेशन हुआ था सर। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं। सक्सेसर में भी वही नियम है कि सक्सेसर के ऊपर भी वही सारे लॉस, पावर, ड्यूटी अप्लाई करेंगे जो प्रीडिसेसर के पास थे। इसके लिए सक्सेसर को सक्सेसर बोलना जरूरी है। इसलिए मैंने तुमको बोला तुम किसी भी सरकारी ऑफिसर का विकिपीडिया पेज खोल लो, वहां लिखा रहता है प्रीडिसेसर, सक्सेसर। द मोमेंट यू कॉल देम सक्सेसर, सारे पावर्स उनके पास अपने आप आ जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग द्रौपदी जी का पेज खोलते हैं अगर, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा प्रीडिसेसर रामनाथ कोविंद। तो जैसे आप बोलोगे कि द्रौपदी जी सक्सेसर है, मतलब उनके पास वो सारे पावर प्रीडिसेसर वाले अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। 19 नंबर सिंपल है, प्रेसिडेंट बीमार है, चीफ बीमार है, तो टेम्पोरली सबऑर्डिनेट आएगा। तो सबऑर्डिनेट के पास टेम्पोरली वो सारे पावर्स आएंगे जो चीफ के पास है ना। उसके लिए बताना जरूरी है। तो सबऑर्डिनेट को क्या बोला जाएगा? एक्टिंग चीफ। क्या बोला जाएगा? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मान लो द्रौपदी जी का 2 महीने के लिए वो बीमार हैं और वो काम नहीं कर पाएंगी, जो ऑफिशियल राजकाज का काम होता है साइनिंग वाला। तो द वीपी, जानते हो वीपी? श्री जगदीप धनखड़ जी, है ना, ही इज द वीपी ऑफ आवर कंट्री। तो टेम्पोरली फ्रॉम वीपी ही विल बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट। द मोमेंट यू कॉल हिम एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर 2 months, ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट विल कम टू हिम। यही है सेक्शन नंबर 19। ठीक है, पढ़ो। वेना बस सही है, ये हो गया सर फंक्शनरीज क्लियर। तो ये देखो 14, 15, 16 ये मेनली कॉपी से ही हुआ था। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट कैटेगरी में घुस रहे हैं, नौसर फब। नौसर फब को क्या बोलते हैं? पढ़ो, येलो कलर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक्ट होता है प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, एक्ट के नीचे जो भी होता है रूल्स, ऑर्डर्स, फॉर्म्स, बाईलॉज, नोटिफिकेशन, वो सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। समझने के लिए आओ कॉपी में, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नौसर फब। नौसर फब का फुल फॉर्म देख लो। अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा ना, बार बार मैं बोल चुका ना, तो अब एक बार नौसर फब बोलूंगा। कंपनीज एक्ट क्या है? मेन लेजिस्लेशन। और कंपनीज एक्ट के नीचे कंपनीज रूल्स, फॉर्म्स, ये सब है कि नहीं है? ठीक है। मेन लेजिस्लेशन कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट पार्लियामेंट में। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? एमसीए डेलीगेट कर रहा हुआ है वही बनाता है, और अमेंड भी एमसीए करता है। ठीक है। सेक्शन नंबर 20 बड़ा सिंपल है। मेन लेजिस्लेशन में अगर किसी वर्ड का कोई डेफिनेशन दिया है तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी वही डेफिनेशन अप्लाई करेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा। पढ़ो 2 लाइन। तो भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस का जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है, रूल्स में भी उसका वही होगा, चेंज तो नहीं हो सकता। नंबर 21, अगर किसी अथॉरिटी के पास सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नौसर फब इशू करने का पावर है तो उसके पास आवारा का पावर भी है। आवारा, ऐड, वेरी, अमेंड, रेसिंड। एमसीए अगर रूल्स बना सकता है तो एमसीए उस रूल्स को ऐड, वेरी, अमेंड, रेसिंड भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 22, एक बात याद रखना, ठीक है, अगर मान लो ड्राफ्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन के रेडी है पर मेन लेजिस्लेशन अभी तक कम इनटू फोर्स नहीं हुआ है, कमेंस नहीं हुआ है, तो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन सबऑर्डिनेट रूल्स वो भी पावर में नहीं आ सकता। जब तक मेन सेक्शन फोर्स पे नहीं आएगा तब तक उसका रूल्स भी फोर्स में नहीं आएगा। ये पढ़ो ब्लैक कलर में, वेयर अ स्टैट्यूट हैज बीन एनैक्टेड बट नॉट येट commenced, then although the authority may have prepared the Nausar FOB cannot come into force until the statute comes into force. It's common sense. सर सेक्शन नहीं आया फोर्स में तो रूल्स कहाँ से आएगा? 23, ओहो, फ्रॉम बुक।
ये बड़ा फेमस है, फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। देखो नियम तो ये है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको पढ़ के कई स्टूडेंट्स एकदम गलत सलत सोचते हैं। एकदम ध्यान सुनो, नियम ये होता है, ध्यान सुनो, कि कोई भी नया कानून या नौसरफब अगर ड्राफ्ट होता है, नौसरफब, तो पहले उसका ड्राफ्ट आएगा, फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, फिर वो इशू किया जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नौसरफब को स्ट्रेट अवे आपने ऑफिशियल गैजेट पर नोटिफाई किया, इट इज़ डीम्ड कि आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, चाहे किए हो चाहे, इट्स लाइक वो डीमिंग, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सुनते नहीं है क्या, वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इन इश्यूड, it is deemed that all the legal formalities have been duly complied, nobody can now challenge the incorporation of the company, वैसा वाला। ठीक है, अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो नहीं भी किए, स्ट्रेट अवे नौसरफब को नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश कर दिया, इट इज डीम्ड कि 5 स्टेप फॉलो हुए हैं, आप उसको चैलेंज। भाई एक बात बताइए, सरकार क्या हर बात कोई भी ड्राफ्ट रूल निकालने के पहले फीडबैक मंगाती रहेगी क्या? तो फिर जिंदगी फीडबैक में चलेगी? तो वो समझ में आ रहा है? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कई साल पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत के आई थी, ठीक है, दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड पॉइंट था कि कश्मीर का झमेला अगर सॉल्व करना है तो उसका एक तरीका है रेफरेंडम लिया जाए, कि कश्मीर की जनता से ही पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। डू यू थिंक इट इज़ एडवाइजेबल? तुम इतने भी गधे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, 19-20 साल की उम्र है, वोट का पावर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? मतलब कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने जनता से पूछा, आधे लोग बोले इंडिया, आधे पाकिस्तान, तो अब कैसे? मतलब कश्मीर के आधे लोग एक ही शहर के अंदर, मान लो एक ही शहर के अंदर 100 बिल्डिंग है, 50 बिल्डिंग के लोग बोले इंडिया, 50 बिल्डिंग के पाकिस्तान, तो क्या बिल्डिंग उठा के भेजा जाएगा क्या वहाँ पे? कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे? एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर आदमी बोल रहे हैं इंडिया, 2 फ्लोर वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या बिल्डिंग आधा काट के कैसे? हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट? मेजॉरिटी तो लोग चलेगा नहीं यहाँ पे। मान लो कि 70% लोग बोले भारत और 30% पाकिस्तान, तो आप तो मेजॉरिटी के हिसाब से आओगे ना, तो फिर मेजॉरिटी में जाने का मतलब वो माइनॉरिटी फिर गुस्सा है, वो फिर टेररिज्म करेगा 30%, कि हमारा तो वो जाना ही नहीं हमको। तो यार ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल आइडिया नहीं है। और मैं अपने पर्सनल, ठीक है, तुमसे बड़ा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, और मैं बता सकता हूँ कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ फीडबैक अच्छी बात है, पर कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ फीडबैक से काम नहीं चलेगा, उससे बल्कि और केओस, और ज़्यादा केओस मच जाएगा। समझ रहे हो? तो यार ये बात तुम समझो कि भारत सरकार हर नौसरफब के लिए बैठ के ये फीडबैक नहीं कर सकती। कई बार स्ट्रेट अवे एनओजी आ जाता है और आ गया मतलब डीम्ड कि 5 स्टेप फॉलो हुए हैं। दैट्स कॉल्ड डीमिंग फिक्शन, चैप्टर 1। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रीवियस पब्लिकेशन। इसका मतलब है पहले ड्राफ्ट पब्लिश करके फीडबैक लिया जाएगा। तो इसमें 5 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, हरा रंग पढ़ो, पहले वो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। नंबर 2, पब्लिश इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वेबसाइट और फीडबैक फॉर्म। नंबर 3, अ नोटिस अनेक्स टू द ड्राफ्ट की कब तक लास्ट डेट है फीडबैक कंसिडर करने का। नंबर 4, सजेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज ऑल्सो शैल बी कंसिडर्ड। जैसे एमसीए कुछ नियम बनाएगा तो आरबीआई या सेबी का सजेशन लेगा कि नहीं लेगा। नंबर 5, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, और फिर वो फोर्स में आ जाएगा। लेकिन इन सब को बाईपास करने के लिए यहाँ बोला हुआ है यहाँ पे कि एक बार अगर कोई नौसरफब नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आ जाए, इट इज डीम्ड कि वो 5 स्टेप फॉलो हुए हैं, चाहे हुए हो चाहे नहीं हुए हो। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा, फीडबैक आया आप लोगों से, फिर से इन्होंने पब्लिश किया, क्या फिर से वापस फीडबैक इनवाइट करेंगे क्या? क्या बस स्ट्रेट पब्लिश? नो नीड टू पब्लिश द ड्राफ्ट रिवाइज्ड रूल्स, स्ट्रेट अवे पब्लिश। सेक्शन 24। ठीक है, पुराना कंपनी लॉ था, उसके अंदर नौसरफब थे। नया कंपनी लॉ आया पर उसके अंदर नौसरफब अभी तक बना नहीं है, तो कोई बात नहीं, पुराना एक्ट भले ही मर गया हो, नौसरफब अभी भी जिंदा है, और वो तब तक चलता रहेगा नए लॉ में अंदर जब तक उनको स्पेसिफिकली सुपरसीड ना किया जाए। ठीक है, द ओल्ड नौसरफब कंटिन्यूज अंडर द न्यू लॉ अंटिल सुपरसीडेड बाय द न्यू नौसरफब। मतलब पुराने एक्ट के मरने से उसका नौसरफब अपने आप मरता नहीं है। मैंने तुमको खोल खोल के यार एग्जाम्पल दिखाया है कि जितने भी कंपनी रूल्स नए आए हैं सब में लिखा है कि ये ओल्ड रूल्स को सुपरसीड करता है, अंडर द सुपरसेशन ऑफ द ओल्ड कंपनी रूल्स। ठीक है,
तो इसमें यही बोला है कि भाई जब आप एक्ट को रिपील करते हो तो उसके साथ उसका नॉसर वर्ब अपने आप रिपील नहीं होता। पिताजी मर गए मतलब ये नहीं कि बच्चे भी अपने आप मर गए, बच्चे अभी जिंदा हैं जब तक उनको अलग से मारा नहीं जाए। ठीक है, ये क्लियर? एग्जाम्पल थोड़ा डार्क हो गया पर ठीक है। पोका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। अब हम लोग फाइनली मिसलेनियस में आ गए, 25 से 30 का रेंज है। इसके ऊपर कॉपी नोट्स नहीं है, यहीं से होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, 25 से 30। तो ध्यान से देखता हूँ। सबसे पहले टॉपिक का नाम पढ़ो, लाल रंग, रिकवरी ऑफ फाइन्स। ठीक है, इधर पढ़ो, खाली सेक्शन नंबर मत करो, खाली सेक्शन, ये लॉ का नाम याद करो, इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग लेवी एंड रिकवरी ऑफ फाइन शैल अप्लाई ऑन ऑल लॉज अनलेस अदरवाइज सजेस्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में रिकवरी ऑफ फाइन का अपना अलग प्रोसीजर है, तो उन पे ये सब अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ऑरेंज कलर पढ़ो, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन रिलेशन टू इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन shall apply to all fine imposed under any act, regulation, rule or bylaw unless the act, regulation, rule or bylaw contains an express provision। जैसे इनकम टैक्स में अपना अलग तरीका है रिकवरी का, तो वहां ये सब इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 26 के लिए मैंने तुम लोग को एक स्पेशल नाम सिखाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल। ये तुम लोग की किताब में कहीं लिखा हुआ ही नहीं इंस्टीट्यूट के, पर ये बहुत फेमस है, ये संविधान से निकला। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जो मल्टीपल लॉज में कवर्ड है, तो आपको हम सब में सजा दे सकते हैं या किसी एक में, पर 2 बार सजा जो नहीं दे सकते। मतलब जो सजा देना आज ही दे दो, बार बार सजा नहीं दे सकते। उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, तुमने जो गुनाह किया वो 2 लॉ में कवर्ड है। एक लॉ में 3 साल की सजा, दूसरे लॉ में 5 साल की सजा है। बताइए जज आपको कितने का सजा देगा? 3, 5 की 8? सर जो मन चाहे, एनी ऑफ दी अबव। 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 8 भी, पर 2 बार नहीं देगा कि आज 3 ले लो, जब बाहर निकलोगे तो सरप्राइज और 5। 2 बार सजा नहीं मिलेगी, जो मिलेगी आज मिल जाएगी, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो। ये 3 लाइन पढ़ना। Where an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either all the enactments or any of those enactments, but shall not be punished twice for the same offense। यही बात सर संविधान में लिखी है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जॉपर्डी। ठीक है, ये क्लियर अपने को? ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27। अगर किसी लॉ में लिखा है कि सरकार आपको नोटिस भेजेगी बाई पोस्ट, तो अनलेस अदरवाइज मेंशन इट मींस 3 थिंग्स। प्रॉपर एड्रेस पे भेजेगी, प्रीपेड पोस्टेज रहेगा और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगी। अगर ये तीनों कंडीशन अपार, एड्रेस, प्रीपेड और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, इट इज डीम्ड कि नोटिस आपको सर्व हो चुका है। ठीक है, अब इसका पहला वाला केस था भीमसेन माखीजा का। भीमसेन माखीजा वाले केस में कानून में लिखा हुआ था कि नोटिस विल बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, RPAD, पर सरकार ने भेजा किससे? RP से, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि लॉ स्पेसिफिकली बोला RPAD, तो वहाँ RP से काम नहीं चलेगा। अच्छा, नोटिस घर पे भेजा गया था, टेनेंट ने चिट्ठी वापस भेज दी, वैलिड सर्व हो चुका है। आपका जो एड्रेस उस पर हमने भेजा, आप लेने से मना कर रहे हो, आपका गेट बंद है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। तुम जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे घर पे कोई चिट्ठी आ जाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तुम ऊपर का एनवलप देख के समझ जाओगे कि भाई ये सरकारी उनका होता है देख के, ठीक है, और तुम मना कर दे, बोला है नहीं घर में, जाओ। तुम खड़े हो, मना कर दिया, तुम लो या मत लो, इट इज़ डीम्ड कि तुमने ले लिया है, नोटिस हैज बीन सर्व्ड। अब आप अदालत में बोल ही नहीं पाओगे कि जी मुझे तो मिला नहीं था। ठीक है, ये गवर्नमेंट का सुपर पावर है। ठीक है, सेक्शन नंबर 28, किसी भी एक लॉ में दूसरे लॉ का रेफरेंस देना है, इसको बोलते हैं साइटेशन ऑफ अदर एनैक्टमेंट। तो कैसे साइट करना है? पूरा बोलना है क्या? नहीं। ठीक है, हम लोग खाली रेफरेंस देना है। ये देखो इधर, सपोज आप किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर किसी दूसरे लॉ का रेफरेंस देना चाहते हो, तो यू जस्ट हैव टू साइट उस तरफ द लॉन्ग टाइटल और द शॉर्ट टाइटल। जैसे इनकम टैक्स एक्ट को कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना है, तो सिर्फ बोल देगा कंपनीज एक्ट 2013, चलेगा। वैसे यू वांट टू साइट एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द अदर एनैक्टमेंट, तो उसका सिर्फ सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर बोल दो। थर्ड, यू वांट टू मेक अ साइटेशन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द एनैक्टमेंट, तो पोर्शन मतलब एक पैराग्राफ का रेफरेंस देना है, तो पैराग्राफ का बिगिनिंग वर्ड्स डॉट 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 एंडिंग वर्ड्स बोल दो, मतलब रेफरेंस दे दिया।
जैसे आज तुम लोग सुनते हो नहीं, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज बहुत जन इस चीज़ के ऊपर डिबेट करते रहते हैं बैठ के। हमने जो कॉमन नॉलेज है उसके हिसाब से हमने यही सुना है कि महाभारत में गीता है और गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही है ना। तो पूरा गीता बोलने का जरूरत है, खाली वो 2 लाइन इतना से तो साइटेशन देते हैं हम लोग पूरा तो सुनाते नहीं है कि वही महाभारत जिसमें इतने सारे श्लोक है उसमें ये, इतना तो बोलने का दरकार नहीं ना, जस्ट अ रेफरेंस हैज टू बी गिवन। इसको बोलते हैं साइटेशन करना, ठीक है। साइटेशन वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी चीज का रेफरेंस दे रहे हो। जैसे मैं पढ़ाते हो, सपोज बोलूं कि कोई बड़े आदमी का नाम महात्मा गांधी ये बोल के गए थे, साइटेशन, ठीक है। सेक्शन 29 एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है, हाइलाइटर को पढ़ो। द प्रोविजंस ऑफ, हाइलाइटर देखो ऑरेंज कलर, द प्रोविजंस ऑफ GC एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज मेड बिफोर 11 मार्च 1897 एक्सेप्ट सेक्शन 4 and 4A। वहां पे तो बोला है ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सेक्शन 30 ऑर्डिनेंस क्या होता है सर? ऑर्डिनेंस इज जस्ट लाइक एक्ट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और तुरंत एक कानून देश पे लाना है तो बिना लोकसभा राज्यसभा के अप्रूवल के जस्ट कैबिनेट मंत्रालय के बोलने पे प्रेसिडेंट साइन करके ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे। तो whenever the entire chapter uses the word act, it includes ordinance. पढ़ो, the expression central act and the act shall be deemed to include ordinance promulgated by the President of India or the GGC. ठीक है, खत्म होता है with this GC Act complete होता है, ठीक है। Thank you.